आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है अकाउंट से संबंधित कक्षा 12 के हिसाब से जो पेपर में आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रेषण की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रेषण की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन है बिक्री और प्रेषण में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन है संयुक्त साहस की परिभाषा दीजिए। फिर संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर बताइए। फिर संयुक्त साहस बनाने की विधियां बताइए और प्रेषण की समान हानि किसे कहते हैं। तो ये जो आपके पहले मैंने 7 क्वेश्चन हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे वाले फिर बताता हूँ। इस तरीके से 18 क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप देखिए, इनको तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेषण किसे कहते हैं। प्रेषण को समझिए, जैसे ए एक व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो है ये माल बनाता है, इसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है, जो माल बहुत ढेर सारा बनाता है, या विक्रेता भी कह सकते हो। तो ए जो तुम्हारा है और बी एक दूसरा व्यक्ति है, तो इसके पास बहुत ढेर सारा माल रखा हुआ है, ये अकेले बेचे नहीं पा रहा है। आज के ज़माने में प्रतियोगिता बहुत है, तो ये क्या करता है, बी को अपना एक एजेंट नियुक्त कर देता है, यानी अपना माल बी से भी कहता है मेरा माल आप बेचिए। तो जो व्यक्ति माल दूसरे को भेजता है उसे हम लोग प्रेषक कहते हैं, जिसके पास भेजा जाता है उसे प्रेषी कहते हैं, या अभिकर्ता भी कह सकते हो, इसे अभिकर्ता भी कह सकते हैं। तो जो जब कभी माल एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को भेजा जाए, जिसमें सारी जोखिम इन्हीं की होगी, सारा दायित्व इन्हीं का होगा, सब कुछ इन्हीं का होगा, उसे बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य के लिए जब अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग प्रेषण कहते हैं। जो व्यक्ति भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता है उसे प्रेषी कहते हैं, और इस क्रिया को जो कहते हैं उसे हम लोग प्रेषण कहते हैं। और इनके संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उसे हम प्रेषण खाता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर सुन लीजिए, बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजकर उसको बिकवाना और सारा दायित्व उन्हीं के ऊपर होना। अगर माल नहीं बिकेगा तो वापस भी उन्हीं के पास आ जाएगा। तो ऐसे जो लेन देन हैं उनको हम लोग प्रेषण कहते हैं, और उसके संबंध में जो खाता बनाया जाता है उसे हम प्रेषण खाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है प्रेषण की विशेषताएं बताइए। अब विशेषताएं या परिभाषा दोनों एक ही बात होती है। आप परिभाषा को तोड़ दीजिए, उसकी विशेषताएं निकल आएंगी, और विशेषताओं को जोड़ दीजिए, वो आपकी परिभाषा बन जाएगी। देखिए, विशेषताओं में क्या होता है कि बिना मूल्य प्राप्त किए, यानी इनसे ये रुपया नहीं प्राप्त करेंगे और इनको ये माल भेज देंगे, पहली विशेषता है। बगैर पैसे के ये माल, रुपए के, इनको माल भेज देते हैं। समझ में आ गई होगी। दूसरा है माल का जो इनके पास जाएगा उसका मालिकाना जो हक होगा, यानी जो मालिक होंगे, जो स्वामी होंगे, वो हमेशा ये ही होंगे, जो प्रेषक होंगे वही होंगे। फिर बताया हमने कि बगैर पैसे के माल भेजना और इनके ये मालिक होना, ये 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी हो गई जो इनके खर्चे होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, यानी कह रहा है प्रतिनिधि के व्ययों का ये भुगतान भी करते हैं। तो यहाँ तक कि उनके जो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनका ये इनका क्या करते हैं, भुगतान भी करते हैं। और माल का जो उत्तरदायित्व है टोटल इन्हीं के पास होता है, और जो माल नहीं बिकेगा उस माल को ये क्या कर लेंगे, ये इनको वापस कर देंगे। बिना बिका हुआ माल भी ये वापस ले सकते हैं। तो 4 या 5 विशेषताएं हो गई। और इनको क्या फिर मिलेगा, ये पूरा लाभ भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का, तो इनको क्या मिलेगा। तो दूसरी इसकी विशेषता और 5वीं 6ठी विशेषता जो इसकी है, इनको इस पे क्या मिलता है, आपको कमीशन मिलता है। जो ये काम करते हैं उसके बदले इनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। फिर देख लीजिए प्रेषण का पूरा बहुत ढंग से, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास माल भेजता है, अपने जोखिम पे, अपने उत्तरदायित्व पे, पैसा भी पहले नहीं लेता है, माल को बिकवाता है। बिकवाने पे जो ये क्रिया होती है उसे प्रेषण कहते हैं, जो भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं, जिसके जाता है उसे प्रेषी कहते हैं। और इसमें प्रेषी को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। अगला हमारा टॉपिक है बिक्री और प्रेषण में क्या अंतर है। छोटा सा है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बिल्कुल, बिक्री क्या होती है, जब हम किसी माल को बेच देते हैं तो सबसे पहले उसका उत्तरदायित्व देखते हैं। माल बिकने पे उत्तरदायित्व हमेशा क्रेता का हो जाता है।
और प्रेषण में क्या होता है, किसका भी उत्तरदायित्व रहता है, हमेशा प्रेषक का ही रहता है। तो पहला अंतर हो गया उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसका हो गया, उसमें क्रेता का हो गया बिक्री में, उसमें किसका हो गया, आपका प्रेषक का हो गया। फिर जोखिम बता रहा है, तो जोखिम किसकी होगी, तो जो जोखिम है बिक्री में सारी जोखिम किसकी हो जाएगी, क्रेता की हो जाएगी। और इसमें जोखिम किसकी रहेगी, प्रेषण में जोखिम किसकी होगी, प्रधान की होगी। प्रधान मतलब प्रेषक की होगी। फिर है माल की वापसी। क्रय किया हुआ माल बहुत ही कम वापस होता है। कब वापस होता है, जब आपने जैसा नमूना दिया था वैसा माल नहीं भेजा, या जो आपने पैकिंग की वो शर्तों में था कि अगर माल सही नहीं पहुंचेगा तो वापस हो जाएगा। लेकिन प्रेषण में क्या है कि आपका माल नहीं बिकेगा तो वो आपको वापस आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद कमीशन। क्रेता वाले में यानी बिक्री में क्रेता को कोई कमीशन नहीं प्राप्त होता है, और प्रेषण में जो प्रेषी होता है उसको क्या होता है, कमीशन प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई होगी। 4-5 अंतर लिख देंगे, बढ़िया से 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है संयुक्त साहस किसे कहते हैं। संयुक्त साहस क्या, संयुक्त साहस एक अल्पकालीन साझेदारी है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और उस उद्देश्य के पूर्ण होते ही वह स्वतः खत्म हो जाती है। फिर सुन लीजिए, संयुक्त साहस एक अल्पकालीन साझेदारी है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और उस उद्देश्य के पूर्ण होते ही वो स्वतः खत्म हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी नदी पे एक पुल बनाना है, 4 लोग मिलके हम लोगों ने उससे ठेका ले लिया। ठेका लेने के बाद जैसे ही वो पुल बन जाएगा हमारी वो साझेदारी वो खत्म हो जाएगी। इसमें व्यक्तियों जो इसके साथ जुड़ते हैं उनको हम साझेदार नहीं कहते हैं, बल्कि उनको हम लोग साहसी कहते हैं, और साथ में काम करते हैं इसलिए उनका नाम संयुक्त साहस पड़ा, और उनको हम लोग संयुक्त साहसी कहते हैं। अंग्रेजी में ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। तो फिर समझ में। और इसमें जो लाभ का बंटवारा होता है पूर्व निश्चित होता है, जब कुछ नहीं होता तो फिर बराबर बांट लेते हैं। बोलेंगे उसमें सभी लोग जो एक साहसी होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, उसमें जाके क्या करेंगे, पैसा जमा कर देंगे, और जितने भी लेन देन होंगे वो सिर्फ उसी बैंक से होंगे। यानी कहने का ये कह सकते हैं, संयुक्त साहसियों की बहियाँ अपनी पृथक अलग अलग बना लीजिए, लेकिन एक संयुक्त बैंक खाता साथ में बनेगा। एक पहली विधि हो गई संयुक्त बैंक खाता खोलकर, दूसरी हो गई एक साहसी द्वारा, यानी एक साहसी पुस्तकों में सभी का हिसाब किताब रखना। यानी एक साहसी है, जैसे राम है तो राम की बहियों पुस्तकें एक संयुक्त साहस खाता खोल लिया, और श्याम है, घनश्याम है, तो दोनों के खाते बन जाएंगे। एक तीसरी जो विधि होती है वो होती है सभी साहसी एक दूसरे के खाते बनाते हैं। जैसे राम अपने आप बनाएगा तो क्या है कि संयुक्त साहस खाता बना लेगा, श्याम का खाता बना लेगा और घनश्याम का बना लेगा। इस तरीके से श्याम बनाएंगे जाके तो श्याम संयुक्त साहस खाता बना लेंगे, इसके बाद फिर राम का खाता बना लेंगे और घनश्याम का बना लेंगे, घनश्याम बनाएंगे। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि सभी साहसी अपने यहाँ एक संयुक्त साहस खाता खोलते हैं और उसी के साथ में जो दूसरे साहसी होते हैं उनके खाते खोल लेते हैं। और चौथा जो होता है, चौथे में है संयुक्त स्मारक खाता खोलकर। यानी संयुक्त स्मारक खाता उसे कहते हैं कि जब अपनी याददाश्त करने के लिए जो भी लेन देन होते हैं उसके लिए एक याददाश्त खाता खोल लिया जाता है, और साहसी अपने अपना खाता दूसरे का खोल लेते हैं और बाद में उस साहसी जो संयुक्त स्मारक खाता होता है उससे मिला लेते हैं। यानी संयुक्त स्मारक खाता खोल के साहसी क्या कर सकते हैं, अपनी चौथी विधि से सवाल लगा सकते हैं। तो कितनी विधियां बताई, 4 विधियां। पहली विधि क्या थी, संयुक्त बैंक खाता खोलकर। दूसरी विधि क्या थी, एक ही साहसी सबका हिसाब किताब रखेगा। तीसरी क्या थी, तीसरी में था सभी साहसी सभी का हिसाब किताब रख सकते हैं। और चौथी क्या थी, संयुक्त स्मारक खाता खोलकर। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। यह आया प्रेषण की सामान्य हानि किसे कहते हैं। प्रेषण की सामान्य हानि का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी हानियाँ होती हैं जिनका होना स्वाभाविक होता है, उन्हें हम सामान्य हानि कहते हैं। जैसे हमने किसी को माल भेजा, माल भेजने में जो टूट फूट या जो नुकसान होगी जिसको हम रोक नहीं सकते हैं उसे हम सामान्य हानि कहते हैं। एक उदाहरण के रूप में ले लें, मान लेते 1 कुंटल हमने धान खरीदी और किसी के पास भेजी, भेजने में वहाँ पे 2 दिन वो रखी रही, उसका वजन जो है वो 5 किलो सूख गया। जब सूख गया तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसको सूखने से रोक लेता। वो जब सूखनी है तो सूख गई, तो उस 5 किलो से हम कुछ प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी हानि को हम लोग सामान्य हानि कहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कुछ ना कुछ उसमें से कम हो ही जाना है, तो जिसको हम कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। जैसे एक फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक कहीं पे मशीन लगी है गेट से दूर तक, अब वहाँ से लेबर चलता है और उस मशीन तक पहुँचता है,
तो पहुंचने में जो समय लगेगा वो तो रोज जो समय लगना है वो तो नहीं खत्म हो जाएगा, तो जो वो नॉर्मल है उसको तो होना है। तो ऐसी हानियां जिनको हम बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर हम रोक नहीं सकते हैं उसे हम लोग सामान्य हानि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर है। संयुक्त साहस जो होती है वो एक अल्पकालीन साझेदारी होती है और साझेदारी एक पूर्णकालिक, मतलब उससे निरंतर चलती रहती है। तो पहला अंतर इसमें है, संयुक्त साहस एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और दूसरा ये साझेदारी निरंतर चलती रहती है। दूसरा अंतर इसमें हम कर सकते हैं पंजीयन, साझेदारी का पंजीयन कराना आवश्यक है, क्योंकि जब साझेदारों में आपस में मतभेद हो जाता है तो न्यायालय की शरण लेने के लिए उसका पंजीयन आवश्यक होना चाहिए, परंतु जो संयुक्त साहस है उसका पंजीयन कराना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। इनमें जो संयुक्त साहस होता है इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो संयुक्त साहसी कहलाते हैं, इसमें जो व्यक्ति होते हैं साझेदारी में वो एक दूसरे के साझेदार कहलाते हैं। इसमें जो समझौता होता है वो आपसी होता है, इसमें जो समझौता होता है वो एक साझेदारी संलेख के रूप में होता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंद बही किसे कहते हैं। बंद बही को हम रब बही भी कहते हैं। जो भारतीय रोकड़ बही में जो हमारे लेन देन होते हैं उनको याद रखने के लिए एक सस्ते कागज़ की एक बही बनाई जाती है, उसका कोई मान्यता नहीं है, उसको अदालत में कोई मान्य नहीं है, सिर्फ उसमें रोज़ होने वाले लेखों को लिखा जाता है। जैसे बच्चों हम लोगों की एक रफ कॉपी हम लोग बना लेते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं फेयर बना लेते हैं। उसी तरीके से बहियों को एक बंद बही होती है जिसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उसमें जो डेली लेखे हो रहे हैं उनको नोट कर लेना है और उसकी सहायता से हम इसकी सहायता से कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही और जितनी भी बहियाँ हम बना सकते हैं। बस इसका रोल इतना होता है कि जो दिन प्रतिदिन जो लेखे होते हैं उनको हम उसमें नोट कर लेते हैं, जिससे कि इसकी सहायता से दूसरी बही हम बना सकें। इसीलिए उसका नाम पड़ा है बंद बही या रफ बही या वेस्ट बही के बोलते हैं। अगला नाम नकल बही किसे कहते हैं। नाम नकल बही और जमा नकल बही दो बहियाँ होती हैं। नाम नकल वही है जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे, जब उधार माल बेचेंगे तो उसके नाम में लिख देंगे, तो इस बही का नाम है उधार बही भी इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए नाम नकल बही पढ़ा, जिसमें उधार विक्रय का लेखा जिस बही में लिखा जाता है उसे हम नाम नकल बही कहते हैं। यहीं पे जमा नकल बही बता दे रहे हैं। जमा नकल बही वो नकल बही होती है जिसमें हम उधार क्रय का लेखा करते हैं, जिससे हम माल खरीदेंगे उसके पैसे को हम लोग जमा कर देंगे, और नाम नकल बही में जिसको माल हम बेचेंगे उसके नाम में हम लोग डाल देंगे इतने रुपये उससे मुझे लेने हैं। अगला है औसत भुगतान तिथि से क्या आशय है। तो हमारे ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला है मेरा औसत भुगतान तिथि किसे कहते हैं। औसत भुगतान तिथि वो तिथि होती है जब कई तिथियों पे हमारे लेन देन होते हैं, यानी कोई माल खरीदता है कोई बेचता है तो कई तिथियां होती हैं, उन तिथियों में से एक ऐसी तिथि निकालना जिससे ना इस पक्ष को हानि हो ना उस पक्ष को हानि हो, दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो जाएं। उनमें से एक ऐसी तिथि निकाल लेते हैं जिससे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हों, उसे हम औसत भुगतान तिथि कहते हैं। इसके जो बनाने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है प्रथम तिथि को आधार मान लें, दूसरी विधि है अंतिम तिथि को आधार मान लें, और तीसरी विधि है बीच में किसी भी तिथि को हम लोग आधार मान लें। अगला क्वेश्चन है ख्याति किसे कहते हैं। ख्याति एक अच्छा नाम है जो कि सिर्फ महसूस की जा सकती है, जिसको हम देख नहीं सकते, इसीलिए इसका हम कहते हैं अमूर्त संपत्ति होती है। तो ख्याति की परिभाषा, पुराने ग्राहक अगर पुराने स्थान पर लौट के आ जाते हैं तो उसे हम ख्याति कहते हैं। जमे जमाए व्यापार से और नए व्यापार से जो भिन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ख्याति कहते हैं। कितना क्लियर हो गया होगा। अगला है एक फर्म में प्रवेश लेने वाले साझेदार के 2 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। कोई भी साझेदार जब हमारा फर्म में आता है तो उसमें से जो उसके अधिकार उसको मिलते हैं। सबसे पहले तो अधिकार उसे लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, यानी जो लाभ होगा उसमें मुझे हिस्सा मिलेगा। दूसरा उसका अधिकार है कि वो संपत्तियों में भी अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, और दायित्व भी उसके हिस्से हो जाएंगे, और बहुत से उसके अधिकार है, सिर्फ उसमें 2 पूछे तो 2 हमने बता दिए। अगला है साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख उसे कहते हैं जब कोई साझेदार, जो समझौता होता है एक मौखिक होता है एक लिखित होता है, जब हमारा लिखित समझौता हो जाता है कि साझेदारी में
किस तरीके से मुझे साझेदारी चलाना है, यानी फर्म का नाम क्या होगा, लाभ जो होगा वो कैसे बांटेंगे, जो साझेदार प्रवेश करेगा कैसे प्रवेश करेगा, कोई साझेदार जाएगा तो कैसे जाएगा, इत्यादि जो भी बहुत सी बातें हैं, किसको वेतन मिलेगा, किसको वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कितना उसे पूंजी पे ब्याज मिलेगा कि आहरण पे ब्याज मिलेगा, इत्यादि कोई भी जितनी भी बातें हैं उनको जिसमें लिखा जाता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। फिर आया लाभ प्राप्त अनुपात। क्या है लाभ प्राप्त अनुपात? उसे कहते हैं जब कोई साझेदारी से फर्म से कोई भी व्यक्ति चला जाता है, जाने के या तो अवकाश ले ले या उसकी मृत्यु हो जाए, उसके जाने के बाद जो उसका हिस्सा बचता है, उसका बचे हुए साझेदारों वाला जो हिस्सा जिस अनुपात में प्राप्त करते हैं उसे लाभ प्राप्त अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्त निकालने का फार्मूला है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है साझेदारों के चालू खाते से क्या समझते हैं। साझेदारों को पूंजी खाता दो तरीके से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी खाता होता है, एक चालू होता है। स्थायी में क्या होता है, स्थायी में दो खाते बनते हैं, एक पूंजी खाता बनता है और एक चालू खाता बनता है। और एक जो खाली चालू खाता होता है उसमें उसी में पूंजी खाते में दोनों चीज़ें डाली जाती है। स्थायी पूंजी खाते में क्या होता है, उसका शेष हमेशा हर साल बराबर रहता है, उसमें कम नहीं, उसमें सिर्फ पूंजी का लेखा होता है। चालू खाते में क्या होता है कि जब चालू खाता बनता है तो उसमें जितनी और बातें होती है, ख्यात का लेखा, लाभांश का लेखा, पूंजी पे ब्याज, आहरण पे ब्याज इत्यादि सब का लेखा किस खाते में किया जाता है, चालू खाते में किया जाता है। अगला है साझेदारों के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है। जब कोई साझेदार किसी फर्म से किन्हीं कारणों से, बहुत से कारण हो सकते हैं, फर्म से अलग हो जाता है उसे हम साझेदारी का अवकाश कहते हैं। कारण कौन से हो सकते हैं, उसकी वृद्धावस्था हो गई हो, लगातार वो बीमार रहता हो, इसके बाद आपसी मतभेद हो गए हो, फर्म में हानि चल रही हो, और कई ऐसे कारण आपस में मतभेद हो, उसके पारिवारिक कारण हो, निजी कारण हो, कैसे भी कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से वो फर्म से जो अलग हो जाएगा उसे साझेदारी का क्या कहेंगे, अवकाश कहेंगे। अगला है वसूली खाता। क्या है, जब फर्म कोई विकटित होती है या कोई साझेदारी फर्म दोनों में से कोई भी विकटित होती है यानी समापन होती है, उसके निस्तारण करने के लिए जो खाता बनाया था उसे वसूली खाता कहते हैं। वसूली खाते के प्रारूप में डेबिट में सारी संपत्तियां पहले डाली जाती हैं रोकड़ को छोड़ के, उधर लायबिलिटी डाली जाती है। लायबिलिटीज में आपके यानी दायित्वों में लेनदार, बैंक ऋण, बैंक अधिविकर्ष इत्यादि पढ़ते हैं। सो इतना याद रखना है वसूली खाते का, जो बहुत टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वसूली खाते में दायित्वों में सबसे पहले क्या पड़ता है, तो ध्यान रखना अशोध ऋण संचित जो होती है देनदारों पे, अशोध ऋण जो लिखा होता है, कभी देनदारों में लिखा होगा, सबसे पहले दायित्वों में वही पड़ेगा। इधर देनदार पूरे लिखे जाते हैं, फिर इसके बाद जो रुपए प्राप्त होते हैं वो आपका लायबिलिटीज पड़ जाएगा, जिनका भुगतान करना है वो आपके डेबिट में पड़ जाएंगे। दोनों तरफ का जो लाभ निकलेगा उसे वसूली पे लाभ या हानि कहेंगे और साझेदारों में बांट दिया जाएगा। फिर बताते हैं वसूली खाता कब बनता है, जब कोई साझेदारी फर्म में या साझेदारी विकटित होती है, उस संबंध में उनके निपटारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी विघटन से क्या आशय है। साझेदारी विघटन का मतलब होता है फर्म का खत्म होना। फर्म का खत्म होना और साझेदारी खत्म होने में दोनों में अंतर है, यानी साझेदारी के समापन में फर्म का समापन नहीं होगा, लेकिन फर्म के समापन में साझेदारी का समापन हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, जैसे तीन साझेदार हैं, राम है, श्याम है और घनश्याम है। राम, श्याम और घनश्याम। घनश्याम ने क्या कर लिया, फर्म से अलग हो गए, किन्हीं कारणों से वो चले गए, तो यहाँ पे जो पुरानी साझेदारी थी वो क्या हो गई, विघटित हो गई। अब नई साझेदारी बन के तैयार हुई, राम और श्याम की हुई। यहाँ फर्म का विघटन नहीं हुआ, लेकिन यहीं पे राम और श्याम और घनश्याम थे, इसमें से राम और श्याम दो लोग चले गए या तीनों चले गए, तो दो चले गए, जब दो चले जाएंगे राम अकेला बचेगा, जब अकेला बचेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन हो जाएगा। तो इतना याद रखना है, साझेदारी के समापन होने पे फर्म का समापन नहीं होता है, लेकिन फर्म के समापन होने पे साझेदारी का समापन हो जाता है। आपको ऐसे में कई क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, और इन क्वेश्चन जो मैंने 18 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं। इनको बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग ढंग से, खूब वीडियो देखिए इसको। और अगला मैं अभी सेकंड पेपर का भी बना दूंगा, इस तरीके से 5-6 वीडियो आपको मैं इसे दूंगा, उसमें से उसी से पेपर आपका आएगा, और कायदे से आप लोग पढ़ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।